चार्टर्ड अकाउंटेंट से कोई बड़ी भारी गलती हो गई है, कोई ब्लंडर हुआ है, छोटी गलती नहीं बड़ी गलती कोई हुई है, या आपका टैक्स कंसल्टेंट से कोई बड़ी गलती हुई है, तब वो आपको फोन करेगा और आपसे अपॉइंटमेंट फिक्स करेगा कि आपकी ये गलती है, मैं आपके साथ बैठ के बात करना चाहता हूँ। आप उसको अपॉइंटमेंट का टाइम दीजिए, फिर वो आपके साथ बात करेगा। और आप बोलेंगे मेरे घर में आ जाओ तो आ जाएगा, आप बोलोगे मेरी दुकान में आ जाओ तो आ जाएगा। आपको अगर सुविधा है, वो पूछेगा आपको सुविधा है तो आप मेरे ऑफिस में आ सकते हैं। आप कहोगे नहीं मेरे पास टाइम नहीं है आपके ऑफिस में आने का, ठीक है मैं आता हूं आपके पास। ये तो होता है वहां का वैट कमिश्नर। और यूरोप के कोई भी देश का वैट कमिश्नर टैक्स पेयर को सर करके बात करता है, सर सर सर, ओके सर, राइट सर, वेरी गुड सर, फाइन सर, आदि 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 आदि, ये बात करता है। भारत का वैट कमिश्नर आपका सर तोड़ के बात करता है, वो तो सर सर करके बात करता है। भारत का वैट कमिश्नर तो आप जाओगे तो कमरे में कुर्सी नहीं रखेगा, कहेगा बाहर खड़े रहो, और खुद बैठा बैठा चाय पीता रहेगा, कहेगा फुर्सत नहीं है, कल आओ, परसों आओ, नरसों आओ। तो टेंडेंसी में बहुत फर्क है। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है जो बहुत महत्व की है, फिर मैं आता हूं मुख्य विषय पर। दुनिया के किसी भी देश के वैट कमिश्नर को पगार नहीं होती है, सैलरी नहीं मिलती है, उसको कमीशन मिलता है। जितना वो टैक्स लेगा उसका कमीशन फिक्स होता है, और हर देश में अलग अलग है। कोई देश में 0.5%, माने आपने जो टोटल टैक्स इकट्ठा किया उसका 0.5% आपका कमीशन, आपने जो टैक्स इकट्ठा किया उसका 1% कमीशन, 1% से कहीं ज्यादा नहीं है और 0.25% से कहीं कम नहीं है। तो 0.25% से लेकर 1% के बीच में कमीशन फिक्स होता है, किसी को सैलरी नहीं है, कमीशन। और एक मजे की बात, किसी भी वैट कमिश्नर को यूरोप के किसी भी देश में सरकार का घर नहीं मिलता रहने के लिए, किराए के घर में रहना पड़ता है। सरकार का टेलीफोन नहीं मिलता, सरकार का मोबाइल फोन नहीं मिलता, सरकार की कार नहीं मिलती, सरकार के फोकट के टिकट नहीं मिलते हवाई जहाज में आने जाने के लिए। बीवी बच्चों को तो कभी कोई सुविधा नहीं मिलती, जो करना है अपने पैसे से करना है, सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं। आपको जो कमीशन मिल रहा है उसी से आपको अपनी जिंदगी चलानी है, बाकी आगे कोई बात नहीं है। भारत देश में इसका ठीक उल्टा होता है। वैट कमिश्नर को पगार तो है, और उसको ढेर सारे पगार के साथ इमोल्यूमेंट्स हैं। हाउस टैक्स अलग मिलता है, हाउस रेंट अलग मिलता है, उसके बीवी बच्चे बीमार हो जाते हैं उसके लिए पैसा अलग मिलता है, फोकट की बिजली जलाने के लिए, फोकट का डीजल पेट्रोल फूकने के लिए अलग से मिलता है, बीवी बच्चों को हर साल घुमाने के लिए हिल स्टेशन पे जाए अलग पैसा मिलता है, और उसके मम्मी पापा भी बीमार पड़ जाए वैट कमिश्नर के तो उनको खर्चा अलग मिलता है। तो भारत का जो वैट कमिश्नर है और यूरोप का वैट कमिश्नर है, जमीन आसमान का अंतर है। हमारे देश की सरकार ने ये सारी माहिती छुपाई लोगों से और बोल दिया कि यूरोप के 123 देशों में वैट है तो भारत में भी आना चाहिए, लेकिन ये नहीं बताया कि उन 123 देशों में किन आधार पर वैट है और हमारे यहाँ किन आधार पर आ। सबसे खराब बात हमारे देश में जो हुई है वैट में, कि ढेर सारे दूसरे टैक्स भरते हुए आपको वैट देना है। अब इसमें एक और महत्व की बात मैं कह दूं, फिर ये स्लाइड में शुरू करूंगा। भारत देश के नागरिक अगर नेट इनकम कर रहे हैं तो उनको टैक्स देना है इनकम टैक्स। बात समझ में आती है? नेट इनकम। और अगर आप ग्रॉस इनकम कर रहे हैं तो अब आपको टैक्स देना है वैट। वैट जो है ना, ग्रॉस इनकम पर लगने वाला टैक्स है। ये बात सबसे महत्व की है जिस पर मैं अब आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और महाराज जी से विशेष निवेदन करना चाहता हूं, ये सबको बताएं। आपकी ग्रॉस इनकम अब टैक्सेबल हो गई, नेट इनकम पहले से टैक्सेबल थी, इसका माने आपकी टोटल इनकम टैक्सेबल हो गई। आप अपनी इनकम छुपा नहीं सकते। वैल्यू एडिड टैक्स लाने के पीछे हिंदुस्तान की सरकार की सबसे बड़ी साजिश है वो ये कि भारत के व्यापारी और उद्योगपति वर्ग की सारी इनकम सरकार की आंखों के सामने रहे, आप उसे छुपा नहीं सके। अभी क्या होता था, अभी जब आप सेल्स टैक्स देते थे तो उसमें ग्रॉस इनकम टैक्सेबल नहीं थी,
नेट इनकम टैक्सेबल थी, तो उसमें आप थोड़ी बहुत बचत कर सकते थे। बचत करने को सरकार कहती है कर चोरी, और मैं उसको कहता हूं बचत। सरकार उसको कर चोरी कहती है कि आप टैक्स एवेजन कर रहे हैं, और मैं मानता हूं कि आप इस देश की डोमेस्टिक सेविंग्स बढ़ा रहे हैं। अगर आप टैक्स नहीं भर रहे हैं तो आप इस देश की बचत बढ़ा रहे हैं। सरकार कहती है कि कर चोरी कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि आप टैक्स सेविंग्स वो करने से इस देश की बचत बढ़ाते हैं। कैसे? हिंदुस्तान के जो लोग टैक्स में पैसे कटौती करते हैं या टैक्स नहीं भरते हैं या टैक्स की चोरी करते हैं, जो भी शब्द इस्तेमाल करें, वही लोग सबसे ज्यादा डोनेशन देते हैं। वही लोग सबसे ज्यादा डोनेशन। महाराज जी, मेरे बहुत दोस्त हैं जो हर साल इनकम टैक्स की चोरी करते के लिए उनके घर में 4 चार्टेड अकाउंटेंट हैं जिनको महीने का 50,000 रुपए का सैलरी देते हैं। इनकम टैक्स नहीं जाना चाहिए। मैं उनको कहता हूं भाई, तुम इतना खर्चा चार्टेड अकाउंटेंट पे करते हो और इतना दान में भी देते हो, रोज का 1 लाख रुपए का दान दे सकते हैं, इनकम टैक्स नहीं देते। रोज का 2 लाख रुपए का दान दे सकते हैं, इनकम टैक्स नहीं देते। मैं जानता हूं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं जैन समाज में ही हैं जो रोज का 2 लाख रुपए दान देते हैं, 3 लाख रुपए देते हैं, 4 लाख रुपए देते हैं। साल का उनका जो टोटल डोनेशन है ना, वो मैंने दिन में डिवाइड कर दिया, तो रोज का 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए तक डोनेट करने वाले लोग इनकम टैक्स नहीं भरते। क्यों? मैंने एक दिन उनसे पूछा। उसमें से कई लोग तो मुंबई में हैं। तब उन्होंने मुझे एक बहुत गंभीर बात किया, और उस दिन से मैं उनको सल्यूट करता हूं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। सरकार उनको टैक्स चोर कहती है, मैं उनको सल्यूट करता हूं। वो कहते हैं, राजीव भाई, भारतीय संस्कृति में कुपात्रों को दान नहीं देते। कुपात्र माने भारत की सरकार, उसको हम नहीं दे सकते। आप दान में मांगो तो घर भी खाली कर देंगे। आपको गौशाला बनानी है, हम देंगे 10 करोड़। आपको तालाब खोदना है, हम देंगे 20 करोड़। आपको गरीब बहनों की शादी करनी है, गरीब बेटियों की, हम देंगे 50 करोड़। कोई भी काम के लिए दरवाजा खुला है, इनकम टैक्स नहीं देंगे। और उसमें से एक तो मेरे ऐसे अजीज मित्र हैं, वो कहते हैं, अगर कुपात्रों को दान दिया तो नरक में जाना पड़ता है, हम नरक में नहीं जाना चाहते। अर्थात बात बिल्कुल सीधी सीधी है कि सरकार के टैक्स के पैसे को चोरी करके वो दान में देते हैं। और इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि भारत देश में जो पैसा टैक्स से बचाया जाता है उसी से दान का काम चलता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो पैसा टैक्स से बचता है वही मंदिरों में काम आता है, वही समाज के काम में लगता है। वो जीव दया के काम में लगे, मंदिर के काम में लगे, मठ के काम में लगे, किसी दूसरे सामाजिक काम में लगे, ये वही पैसा है जो टैक्स से आपने बचा लिया। अब सरकार क्या कह रही है कि आपके पास टैक्स से कोई पैसा बचने ना पाए। वैट के नाम पर आपकी ग्रॉस इनकम टैक्सेबल कर दिया और नेट इनकम टैक्सेबल है। इनकम टैक्स के नाम पर माने टोटल इनकम अब आपकी टैक्सेबल है, माने कोई भी पैसा अब आप बचा नहीं पाए, अर्थात अब आप पैसे का दान नहीं कर पाए। अर्थात पैसे का दान ना हो तो मंदिर और मंदिर से जुड़ी हुई संस्थाएं ना चले। अर्थात मंदिर और मंदिर से जुड़ी संस्थाएं ना चलें तो धर्म का काम बंद हो। अर्थात आप सब ईसाई बनने के लिए तैयार हो जाए। यह है असली मकसद वैट का। और मैं आपको दिखाऊंगा इस स्लाइड में, भारत सरकार ने इतनी बड़ी साजिश किया है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। यह वैट का ड्राफ्ट आया, आपको मैं एक जानकारी देता हूं। यह वैट का ड्राफ्ट आया तो सबसे पहले ड्राफ्ट को बनाने वाली जो कमेटी असीम दास गुप्ता, मैंने उनको एक प्रश्न पूछा था। इस ड्राफ्ट में एक स्लाइड आपको दिखाऊंगा, ये प्रोविजन कैसे आया। महाराज जी, इसमें एक स्लाइड है, वो आपको तो शायद दिखाई नहीं देगी, लेकिन हाँ, वो स्लाइड ये है कि जितने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भारत में काम करते हैं वो सब टैक्स फ्री, उनको वैट नहीं।
ऑल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर वैट फ्री। 22 राज्यों ने कानून बनाया वैट का। सभी राज्यों के कानून में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को वैट फ्री रखा है। अब ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन है? जितने भी चर्च ऑर्गेनाइजेशन है, सभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो सभी वैट फ्री हैं। और जितने हिंदू धर्म के मठ मंदिर हैं, वो सभी अब वैट में आ गए हैं। और ये परिवर्तन किस दिन आया? जिस दिन मनमोहन सिंह इस देश का प्रधानमंत्री बना, उसी दिन ये प्रोविजन डाला गया। इसके पहले एक ड्राफ्ट बना था, वो बनाया था अटल बिहारी वाजपेयी की एक सरकार चलती थी ना, उसमें एक वित्त मंत्री थे, उनका नाम था जसवंत सिंह, और थोड़े दिन एक वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा। उनके समय में जो ड्राफ्ट बनाया गया उसमें ये प्रोविजन नहीं था। आप जरा ध्यान देना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को वैट से अलग रखना, ये मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने के बाद इसमें डाला गया। मनमोहन सिंह इस देश का प्रधानमंत्री नहीं है, सोनिया गांधी इस देश की प्रधानमंत्री है। क्योंकि मनमोहन सिंह इस बात को